हेलो। अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 10th क्लास की पढ़ी हुई चीज़ें जैसे टेंजेंट, एरिया, उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं अपना कैलकुलस यूज करके। ठीक, अब हम लोग देखेंगे फंक्शन एंड इट्स कंटिन्यूटी। देखो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो है ना बस एक नोटेशन है, ठीक ना। फंक्शन ये है, एक नोटेशन है किस चीज़ के लिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से, वो जो रिलेट करता है उसको फंक्शन कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे जैसे देख लो डेफिनेशन, इसका क्या ट्रेडिशनल डेफिनेशन है कि डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ओवर द अदर इज डिनोटेड बाय फंक्शन। वन क्वांटिटी मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों का, जैसे टाइम हो गया, लेंथ हो गया, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब हो गया फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ, जो मेजरेबल है, ठीक है ना, जिसको मेजर कर सकते हैं। तो वन क्वांटिटी ओवर द अदर ये था, जो वन क्वांटिटी का डिपेंडेंस है, ठीक है ना, डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ओवर अदर इज डिनोटेड बाय अ फंक्शन, ठीक ना। इसको और अच्छा डिटेल से समझो। मान लो एक सर्कल है, ठीक, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक सर्कल है। एक सर्कल को कैसे डिनोट करते थे कि रेडियस से कोई फिक्स डिस्टेंस इसका आर रहता था, ठीक ना। तो इसका एरिया अगर बोले, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर रेडियस चेंज करते हैं, मान लो कि रेडियस को जब चेंज कर देंगे, अभी क्या एरिया इतना सा हो गया, अभी एरिया इतना सा है, ठीक ना। अब रेडियस को चेंज करके इतना बड़ा कर दिया, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस हिसाब से बड़ा सा सर्कल बन जाएगा। तो एरिया भी इसका ज़्यादा हो जाएगा, होगा ना, टोटल एरिया कवर करना पड़ेगा ये सब मिला के। तो यहाँ पे रेडियस एरिया पे डिपेंड, मतलब हाँ, एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक ना, कि एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस, ठीक। तो ये जो एरिया, एक क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी एरिया हो गया, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी रेडियस हो गया, और ये किस हिसाब से रिलेटेड है, इस हिसाब से। तो यहाँ से कहेंगे एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक। और इस केस में कैसे रिलेटेड है, फंक्शन ऑफ आर, फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो, जो आर यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी है इसके अंदर में, वो यहाँ पे वेरिएबल है। तो इस हिसाब से इसको कहते हैं कि ये एक वेरिएबल आर का एरिया उस पर डिपेंड कर रहा है। अब मान लो कि कहीं पे दो वेरिएबल पे भी डिपेंड कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिलेंडर ले लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता था, अगर यहाँ पे एक सिलेंडर है, उसका बेस रेडियस आर है, ठीक, हाइट एच है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता था, पाई आर स्क्वायर एच। हाइट को चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, एरिया, ये रेडियस को भी चेंज करो तो फिर वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। मतलब वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ आर एच, हो गया ना, वॉल्यूम इज अ फंक्शन। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या, दो क्वांटिटी का फंक्शन है, ठीक। तो इसी लाइन पे अगर y डिपेंड ऑन x, ठीक ना, मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक, y का कोई भी वैल्यू हो सकता है, कि इफ y डिपेंड्स ऑन x, ठीक ना, तो उसको क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको रीड कैसे करते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक ना, मतलब x को चेंज करने पे y चेंज होगा। ओके, यहाँ पे देखना ये फंक्शन f मल्टीप्लाई नहीं है इसके साथ में, ये जस्ट ए नोटेशन है, ठीक ना, f यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है। ओके, तो ये हो गया एक फंक्शन। अब ये क्या हो सकता है, मान लो स्ट्रेट लाइन के केस में, ठीक ना, स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पे क्या होता था, अगर ये x है, ये y एक्सिस है, तो कोई लाइन ऐसे हो सकता था जो सीधी रहे, उसको स्ट्रेट लाइन कहते थे, ठीक ना। तो इसका एक कुछ स्लोप होता था, कुछ स्लोप होता था, m मान के चलो m स्लोप होता था। यहाँ पे जब एक इंटरसेप्ट होता था, इसको b नाम दिया, और इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ठीक ना, ये वाला जो y इंटरसेप्ट है। यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, y, b कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, ठीक।
तो इसको बोलेंगे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ओके, तो ये हो गया कि फंक्शन एक्चुअली में एक क्वांटिटी जब दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड होती है तो वो कैसे होता है। अब फिर देख लो, ग्रेविटेशन पढ़ा था नाइन्थ क्लास में। ग्रेविटेशन क्या था कि ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ है, यहाँ किसी भी डिस्टेंस यहाँ से r आउटसाइड ये जो था, तो फॉर r इज ग्रेटर देन r, ये क्या था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस पर लगता था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था g मास ऑफ अर्थ बाय, ये जो इस जगह एक्सीलरेशन ये लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, g मास ऑफ अर्थ बाय r स्क्वायर। देखो g कांस्टेंट था, मास कांस्टेंट था, तो यहाँ पे इसको क्या कह देते थे, g इज अ फंक्शन ऑफ r, यहाँ पे कह सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो भी फंक्शन ऑफ r। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रहा है, वो भी फंक्शन। अब जैसे देखो लो, एक्सीलरेटर, बाइक चलाते हो ना, एक्सीलरेटर देते हो, एक्सीलरेटर जैसे बढ़ाया तो वो क्या वेलोसिटी बढ़ने लगता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या था कि एक्सीलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। वो किस हिसाब से डिपेंड करता है, अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है कि कोई खास टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो उस हिसाब से जब एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड होती है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग जनरली ये फंक्शन से इस हिसाब से डिनोट करते हैं, ठीक। अब इसका कंटिन्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं। देखो, मान लो एक कोई फंक्शन x का दिया हुआ है, ठीक, सिंपल एग्जांपल ले लो, ये इस हिसाब से स्ट्रेट लाइन का ही दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक, इसका वैल्यू अभी ओरिजिन से ले लेते हैं, ठीक ना। ओरिजिन से जब ले लेंगे तो ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा, y इज इक्वल टू सम स्लोप रहेगा इसका mx। ओके, देखो क्वेश्चन ये है कि ये खास पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो देखने से तो लग रहा है कि पूरा कंटिन्यूस है, इसका इधर भी कुछ वैल्यू है, इधर भी कुछ वैल्यू है, पूरा फंक्शन ही कंटिन्यूस है ये वाला। इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, वो इसको बोल दिए, इस जगह पूरा लगा हुआ दिख रहा है, पूरा कंटिन्यूस दिख रहा है तो कंटिन्यूस बोल दिए। और अगर कोई फंक्शन ऐसे है कि यहाँ पे इतना सा है, फिर नेक्स्ट पॉइंट से ऐसे चल गया, ठीक। अब ये वाला पॉइंट अगर x इक्वल टू सम है, कॉन्स्टेंट मान लो x का वैल्यू यहाँ पे कोई c है, तो अगर कहेंगे x इक्वल टू c पे ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। देखो ये तो पूरा डिसकंटिन्यूस दिख रहा है, ये वाला यहाँ से इधर तक, यहाँ तक गया, उसके बाद इधर से कंटिन्यूस रहता तो कहीं इधर से ही जाता, ठीक ना। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक। उसी तरह ये फंक्शन ऐसे कहीं भी किसी तरह से भी चला जाएगा तो ये यहाँ पे क्या कंटिन्यूस है, ठीक ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग क्या देखते थे, g यहाँ पे लेते थे, यहाँ पे r लेते थे, तो क्या होता था, अर्थ का रेडियस तक, ठीक, ये होता था रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस तक लिनियरली जाता था, उसके बाद ये घटना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन ये यहाँ पे भी कंटिन्यूस रहता था, ठीक। ठीक, तो कंटिन्यूस का अब ऑब्जर्व करो कि कंटिन्यूस मतलब हुआ कि इसका लेफ्ट साइड का वैल्यू, ठीक, यहाँ का जो इसका इधर वाला वैल्यू था जस्ट इसके अप्रोक्स था, ये वाला वैल्यू जितना था इसके बगल वाला वैल्यू भी जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे उसका वैल्यू भी उतना ही था, इसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट का ये वाला वैल्यू का उतना ही था, मतलब 3 पॉइंट्स, ठीक ना। तो इसको ले लो पॉइंट 1, इसको ये वाला पॉइंट P फाइंड करना है, ठीक ना। इसको दे दो पॉइंट P माइनस, मतलब P के इस साइड में ये वाला पॉइंट अगर P है तो यहाँ से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, P माइनस, ये वाला पॉइंट हो जाएगा P प्लस, बस नाम दे दिए, ठीक ना। और इधर जस्ट ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा P प्लस, ठीक, P प्लस पॉइंट यहाँ पर। तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया, इस जगह पे जो ये वैल्यू होगा, मतलब फंक्शन का वैल्यू पॉइंट P पे जितना है उतना ही वैल्यू होना चाहिए लेफ्ट साइड पे भी, उतना ही वैल्यू होना चाहिए दूसरे साइड पे भी। अगर तीनों का इधर का वैल्यू सेम रहेगा, ये वैल्यू तीनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस है। यहाँ पे भी देख लो,
ये वैल्यू सेम है, लगभग इतना है, ये वैल्यू भी यही है, ये वैल्यू भी यही है, ये तीनों कंटिन्यूस हैं, ठीक ना। यहाँ पे भी देख लो, इधर इसके ये वाला पॉइंट पे वैल्यू लगा तो लगभग इतना ही आ रहा है, ठीक ना। ये वाला पॉइंट पे, ये जस्ट नेवर वाला पॉइंट, अगल बगल वाला, ये डिस्टेंस कुछ नहीं है, ठीक ना। 3 कंजिक्यूटिव पॉइंट को कैसे एज्यूम कर सकते हो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये भी यहाँ पे कुछ डिस्टेंस हो गया, ठीक ना। जब 3 कंजिक्यूटिव पॉइंट रहता है, बहुत स्मॉल, जस्ट बगल वाला पॉइंट देखते हैं, ठीक ना, तो बगल वाला पॉइंट पे वैल्यू इतना ही हुआ जितना कि यह वाला पॉइंट पे वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए ये कंटिन्यूस था। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसके लेफ्ट वाला पॉइंट पे, ये पॉइंट पे देखना था, सी पे वैल्यू इतना था, लेफ्ट वाला पॉइंट पे देखे तो वैल्यू ये आया, ठीक। जस्ट उसके बाद वाला पॉइंट पे, मतलब ये वाला पॉइंट पे देखे तो देखो वैल्यू ये आ रहा है, ठीक। अब ये कहाँ वैल्यू, ये कहाँ वैल्यू, तो पूरा डिसकंटिन्यूस हो गया, ये कंटिन्यूस नहीं हुआ, ठीक ना। अब इसका फिजिक्स में कहाँ पे यूज होता था ये कंटिन्यूटी का, देखो एक क्वांटिटी, मतलब मान लो कि ग्रेविटी ही है, ठीक ना, अगर ये अर्थ है, इस पॉइंट पे जितना सा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ठीक ना, इसका जी कुछ वैल्यू ले लो, ठीक है ना, इसके बाद जस्ट बगल वाला पॉइंट पे भी वही वैल्यू होगा, ठीक ना, इसके ये बगल वाला पॉइंट पे भी वही वैल्यू होगा, आसपास का जो ये सब पॉइंट हैं टोटल पे सेम वैल्यू होगा, ठीक ना। इसको हम लोग यूज करेंगे, मतलब आगे चल के जब इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, वो भी स्पेस में अगर बोल दिया कि स्पेस में कंटिन्यूस है, ठीक ना। अगर कोई क्वांटिटी ये बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में कंटिन्यूस है, ठीक, स्पेस में मतलब क्या, ये जो भी एक्स वाई उसका स्पेस है, इसमें अगर कंटिन्यूस है, इसका मतलब अगर वैल्यू यहाँ पे पता है, ठीक है ना, तो उसके आसपास का भी वैल्यू वही होगा। ये फिजिक्स में हम लोग इसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब में यूज करेंगे, जहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, ठीक ना। तो ये था ब्रीफ की फंक्शन और उसका कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, ठीक। हालांकि मैथ वाले इसको डिटेल से पढ़ेगा, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, वो सब डिटेल से पढ़ेगा, ठीक ना, लेकिन फिजिक्स के लिए इतना सफिशियंट है, ठीक ना। अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे अपना डिफरेंशियल कैलकुलस। चलो बाय।